नमस्कार, द वेब पोर्टल द फार्मासिस्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल वर्मा। आज हमारे खास मेहमान हैं वरिष्ठ व्याख्याता एवं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर शैलेंद्र सराफ सर। हम आज फार्मेसी की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राहुल। सर, मेरा पहला प्रश्न है, कॉपी ऑफ सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट पीसीआई के द्वारा ऑनलाइन नहीं की गई है अब तक। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये एक अच्छा मुहिम शुरू की है। छत्तीसगढ़ जैसे एक छोटे राज्य में आप साधुवाद के पात्र हैं और फार्मासिस्ट को एक नई दिशा भी आपने दिखाई है कि एक जर्नलिज्म में भी फार्मासिस्ट में कैरियर हो सकता है। इसकी बहुत संभावनाएं हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी आप अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। जहाँ तक बात है ये अपना सेंट्रल रजिस्टर की, तो उसकी काफ़ी दिनों से इस पर चर्चा चलती रही है राष्ट्रीय स्तर पर। और मैं भी एक और जो पिछले हफ्ते एक सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन हुआ है कि उन्होंने ये बता दिया है, क्लियर वर्डिक्ट दिया है कि कोई भी स्टेट बाइफर्केशन के बाद में अपना ट्रिब्यूनल नहीं बना सकता। उसके लिए सीधा फार्मेसी काउंसिल का फर्स्ट रजिस्टर शुरू करना है। तो ये सारी व्यवस्थाएं पिछले हम 70 सालों में अब लगभग इस पर पहुँच गए हैं कि अब हर चीज़ वेल डिफाइंड है। और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में भी डॉक्टर सुरेश के नेतृत्व में हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि इससे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बनेगा, सेंट्रल रजिस्टर होगा। और वो आने के बाद जिसकी ये भी हम लोगों ने उसमें उसका प्रोविज़न किया है कि इससे स्टेट फार्मेसी काउंसिल को रेवेन्यू तो मिलेगा लेकिन तो फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। जो भी सॉफ्टवेयर जो भी चीज़ें हैं सबका पूरा व्यय सेंट्रल काउंसिल व्यय करेगी, बाहर व्यय करेगी। और उसके बाद में पूरा जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वो फार्मेसी के उत्थान के लिए काम करेंगे। रजिस्ट्रेशन का एक बहुत सा काम ऑटोमेटेड मोड में हो जाएगा। सर, मेरा अगला सवाल है, जैसे डॉक्टरों को मिनिमम स्टाइफन उनके इंटर्नशिप पीरियड में दी जाती है, वैसे ही फार्मासिस्टों के लिए अब तक ये निर्धारित नहीं है या कुछ राज्यों में निर्धारित है, जैसे बिहार में 2 रुपया पर मंथ है ना, एमपी में 60 रुपया पर मंथ। ये इस पे पीसीआई क्या कार्य कर रही है या स्टाइफन को बढ़ाने के लिए क्या कार्य कर रही है? तो फार्मेसी एक्ट में इस तरह कोई प्रोविज़न नहीं था कि एक तो हमारा फार्मेसी एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन है, लेकिन परिभाषाओं में हम उलझे रहे और हमें फार्मेसी को प्रैक्टिस हमने ओरिएंटेड नहीं माना। तो उत्तर प्रदेश में देखें या कई जगह पे भी ऐसा है जहाँ फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं तो डॉक्टर्स को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है, फार्मासिस्ट को नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने अंडरलाइन करके फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रैक्टिस रेगुलेशन लाया, यही बताने के लिए कि फार्मासिस्ट एक प्रैक्टिस प्रोफेशन है और उसके लिए उसको प्रैक्टिसिंग करने के लिए या तो अलाउ करना चाहिए या उसको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलना चाहिए। रही बात स्टाइफंड की, तो स्टाइफंड में जहाँ पे वो पढ़ाई के साथ में अपनी सेवाएं देते हैं उसमें उनको रेम्यूनरेशन मिलता है। आपको जो उदाहरण के लिए हम बताएं तो फॉर्म डी कोर्स जो शुरू किया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, तो उसमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है उनको 5,000 रुपये का स्टाइफंड मिलता है। तो जैसे ही हमारे फार्मेसी स्टेट जो बी फॉर्म लेवल के जो कोर्सेज हैं ये जैसे हमारे प्रैक्टिस ओरिएंटेड होंगे तो उसमें उनको स्टाइफंड मिलना शुरू होगा। लेकिन एज ऑन टुडे हमारा जो कंपोनेंट है वी फॉर्म एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, 4 साल का कोर्स है, उससे बहुत चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन उसमें हम बैट साइड ट्रेनिंग का पार्ट कंपोनेंट बहुत कम था। लेकिन जब भी हम एम फॉर्म में या फॉर्म डी की बात करते हैं तो वहाँ प्रोविज़न है और मिलता भी है। नहीं, जैसे सर डी फार्मा की बात की जाए, डी फार्मा में किसी मेडिकल स्टोर में या फिर किसी इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप करते हैं छात्र, उस दौरान उनको अभी वर्तमान में स्टाइफन की सुविधा नहीं दी जा रही है। इसका कोई प्रोविज़न अभी एक्ट में नहीं है और जहाँ तक मानते हैं कि वो उनकी केवल प्योर ट्रेनिंग है। यदि हम डॉक्टर की बात करें तो उनकी ट्रेनिंग भी साथ में होती है और सेवाएं भी देते हैं, तो इस कारण से प्रोविज़न नहीं है। लेकिन भविष्य में इस चीज़ पर भी हम लोग काउंसिल में बात करेंगे, स्टाइफंड देने की बात करेंगे। लेकिन डिप्लोमा जैसे कोर्सेज में स्टाइफंड का प्रोविज़न सामान्यतः नहीं होता है। मैं अगर बात करूं फार्मेसी एक्ट की, फार्मेसी एक्ट के सेक्शन 42 जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि विदाउट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ड्रग शुड कैन नॉट बी डिस्पेंस स्टोर। तो सर इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए फार्मेसी काउंसिल क्या कर रही है? शिक्षा और स्वास्थ्य ये कंकरेंट लिस्ट में है संविधान में और इसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की होती है। तो प्रथमतः यह लगता है कि जिस प्रदेश में वो यहाँ का ड्रग स्टोर चल रहा है वहाँ की उसका जो ड्रग रेगुलेटरी डिपार्टमेंट इनको रेगुलेट करता है, लाइसेंस देता है। और इस बड़े हमारा सेटअप होने के कारण से जो व्यवस्थाएं बिगड़ती थी तो उसको बहुत से राज्यों ने
ऑटोमेटेड मोड में ले लिया है, उनके आधार को लिंक कर लिया है और ये सारी चीज़ व्यवस्थित होना शुरू हो गई हैं। तो केवल ये इसमें जो प्रॉब्लम है, हर चीज़ वेल डिफाइंड है, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे प्रॉब्लम था, वो कई स्टेट में सुधर गया, बाकी जगह बहुत जल्दी सुधर जाएगा। और समय समय पर फार्मेसी काउंसिल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट फार्मेसी काउंसिल को इस संदर्भ में पत्र भी लिखती रहती है। और बहुत जल्दी हम देखेंगे कि हमारा पूरा जैसे ही ऑनलाइन होगा तो आप इंश्योर कर पाएंगे कौन सा फार्मेसिस्ट किस फार्मेसी पे काम कर रहा है। तो ये बहुत जल्दी बढ़िया है सर। ये अगर ऑनलाइन हो जाएगा उसके बाद ऐसी नौबत नहीं आएगी कि वायलेशन हो एक्ट का, और इसमें सुधार कंटिन्यू होते रहेगा। सर मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि जिस तरीके से डॉक्टर पंजीकृत होते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में, चाहे वो गवर्नमेंट प्रोफेशन में हो, चाहे वो खुद की क्लिनिक चला रहे हों, उसी तरह फार्मेसी प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, प्रिंसिपल्स, ड्रग इंस्पेक्टर्स, एडीसी, इनका पंजीयन अनिवार्य नहीं है फार्मेसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। तो इसके लिए क्या प्रावधान पीसीआई कर सकती है या करना चाहती है? मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि वो पंजीयन नहीं है, क्योंकि यदि आप फार्मेसी के क्षेत्र में कुछ भी काम करना चाहते हैं तो यह अनिवार्य आवश्यकता है कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो। उस रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट में कम से कम आपका डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए या उसके ऊपर की डिग्री हो। और आपको एक चीज़ और बता दें कि पिछले दिनों जो 6वें पे कमीशन के रिकमेंडेशन थे, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, जिसने बताया था कि विभिन्न पदों पर शिक्षकों के लिए योग्यता क्या होगी, तो उसमें पहली अनिवार्य आवश्यकता कि वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। और जितने भी ड्रग डिपार्टमेंट भी काम कर रहे हैं ये सब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, क्योंकि पहले फार्मासिस्ट हैं फिर वो फार्मासिस्ट का जॉब कर सकते हैं। और जो यदि नहीं कर रहा है तो उसके हिस्से पर जिम्मेदारी है, ये गलती है। लेकिन नियम में ये प्रिस्क्राइब्ड है फार्मेसी एक्ट में, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, कि यू शुड बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। जैसे मैं बात करूं सर, 2015 में छत्तीसगढ़ राज्य में ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी, उसमें कहीं पे भी यह नहीं लिखा हुआ था कि जो फॉर्म भरेंगे छात्र उनका पंजीयन स्टेट फार्मेसी काउंसिल में या भारत में कहीं भी होना चाहिए। ये अपना सेवा शर्तों में रहता, कई चीज़ें इम्प्लाइड होती हैं कि जो बी फॉर्म किया है वो 12th पास होगा, जो फार्मासिस्ट की नौकरी कर रहा है वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा। तो इन चीज़ों पे अलग से इन चीज़ों को नहीं लिखा जाता है, लेकिन यदि इस तरह से है तो डिफरेंट स्टेट्स को अपन डायरेक्टली दे सकते हैं कि वो इंश्योर करें। लेकिन मेरा मानना है कि वो रजिस्टर्ड होते हैं। सर मेरा अगला प्रश्न है, फार्मेसी स्टूडेंट्स जो इंटर्नशिप करते हैं उनके लिए ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट की एक लिस्ट पीसीआई के द्वारा जारी नहीं की गई है, और इसकी मॉनिटरिंग भी नहीं की जाती है कि उनको सही तरीके से इंटर्नशिप में ट्रेनिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये जो कोर्स बनाना ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का काम है, और उस कोर्स को व्यवस्थित इम्प्लीमेंट करना ये एक संबंधित विश्वविद्यालय और स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। और जो लिस्ट देने की बात है तो उन्हें एक सूची बना के दी हुई कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड रहेंगे। अप्रूव्ड ड्रग लेबोरेटरी है, अप्रूव्ड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी है, वो है, इवन आपका जो ड्रग स्टोर है वो वहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि दिस इज़ पार्ट ऑफ एकेडमिक कैरिकुलम कि उतने घंटे का ट्रेनिंग करके सर्टिफिकेट लेके आते हैं तब उनको सर्टिफिकेट मिलता है, तो इसको इफेक्टिवली कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी को इसको मॉनिटर करने की व्यवस्था है और वो करते भी होंगे, ऐसा मान के चल रहे हैं। क्योंकि जिस संस्थाओं में हम लोग भी मॉनिटर करते हैं। लेकिन जहाँ तक स्टूडेंट अलॉट करने की बात है तो किसी भी इंस्टीट्यूट को हम ट्रेनिंग के लिए अलॉट नहीं कर सकते, लेकिन यह आपसी समझ से, म्यूचुअल कंसेंट से ये चीज़ चलती रही है और लोग करते रहे हैं और करते भी हैं उसको। सर नॉन अटेंडिंग डी एंड बी फार्मा, इसके रोकने के लिए पीसीआई क्या उपाय कर रही है? हाँ, ये भी एक क्योंकि हमारे पास में एक बड़ी परेशानी थी फार्मेसी प्रोफेशन में कि यहाँ पर डुअल रेगुलेशन है। मैम पार्लियामेंट ने AICTE को भी ये मैंडेट दिया है कि वो फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करे, और फार्मेसी एक्ट तो हमें रेगुलेट करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। तो इन दो अलग अलग एजेंसियों के नाम से अलग होने के कारण से संस्थाओं की एकदम से बिना इंफ्रास्ट्रक्चर देखे उसकी बाढ़ आ गई थी। तो उनका ज़्यादा कॉलेजेस एक रात में खोलने के कारण से कुछ ऐसे न्यूज़ सुनने में आई हम लोगों को, कुछ लोग नॉन अटेंडिंग भी कर रहे हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट गवर्नमेंट की, एफिलेटिंग बॉडी की, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की बॉडी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखें कि बिना अटेंडेंस के कैसे हो रहा है। लेकिन उसके एक कदम हम लोगों ने आगे बढ़ के ये डिसाइड किया है राष्ट्रीय स्तर पे
कि हम एक एग्जिट एग्ज़ाम करेंगे कि आपको डी फॉर्म डिग्री होने के बाद भी एक राष्ट्रीय स्तर का एक टेस्ट देना है। उस टेस्ट में निर्धारित अंक प्राप्त करने के बाद ही आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो पाएंगे। उसका ये हम सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि जितना आपको एक बहुत ये एक पवित्र और बहुत एक सीरियस बिजनेस है, फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन है, तो इसमें कम से कम उतना मिनिमम ज्ञान रखने वाले फार्मासिस्ट काम कर सकें। तो इसके लिए हम लोगों ने प्रोविज़न किया है कि वो टेस्ट करेंगे। आपका क्या एंट्री लेवल है कि आपने डिप्लोमा पास किया है, यू आर एलिजिबल टू अपेयर द एग्जिट एग्जामिनेशन। एग्जिट एग्जामिनेशन के निर्धारित मानदंड पूरा करने के बाद ही आप फार्मासिस्ट बन पाएंगे। जब ये मुद्दा सामने आएगा तो नॉन अटेंडिंग वाला मुद्दा अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनको केवल डिग्री नहीं, ज्ञान आधारित उनकी अप्रोच हो जाएगी। ये सर नॉन अटेंडिंग के लिए एग्ज़िट एग्ज़ाम है या डिप्लोमा जो पास करके निकलते हैं उनके लिए एग्ज़िट एग्ज़ाम की प्रक्रिया आप स्टार्ट कब से करेंगे सर? इसका जो वास्तव में ये है कि हमारा जो गुणवत्ता को इंश्योर करने के लिए, एक्सीलेंस क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हम लोगों ने एक एग्जिट एग्जामिनेशन का प्रोविज़न रखा, और उसका महत्व यही है कि जो अपने सब्जेक्ट को पूरे समय पढ़ेगा, अटेंड करेगा, प्रैक्टिकल्स करेगा, वही उस एग्जिट एग्जामिनेशन को पास कर पाएगा। सर मैं जानना चाहता हूँ कब से एग्ज़ाम? तो इन प्रिंसिपल पिछले एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल ने डिसाइड कर लिया है, कॉन्सेप्ट नोट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है, और वहाँ से अप्रूवल के बाद में हम लोग रेगुलेशन तैयार करके हम बहुत आशान्वित थे कि 18 और नहीं तो 19 से ये शुरू हो जाएगा। ये एग्जिट एग्ज़ाम किसके माध्यम से होगा या कौन लेगा? ये उसमें पूरा रेगुलेशंस बनाया जाएगा और एक इंडिपेंडेंट बॉडी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उसको आइडेंटिफाई करेगी और वो उसको एग्जामिनेशन को राष्ट्रीय स्तर पर करवाएगी। उसमें बात चल रही थी कि एक बार कराएं, लेकिन कई बार रिजल्ट्स अलग अलग आते हैं, तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि बस छात्रों के सुविधा के लिए साल में 2 बार टेस्ट कराएं। उस टेस्ट को आपको बैठना है, आप यदि आप तक ज्ञान आपने अटेंड किया है तो आप पास होंगे और आपका रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी हो जाएगी। सर भारत में जितने भी कोर्स संचालित हैं उसमें डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी सिर्फ एक ऐसा कोर्स है जिसमें एज लिमिट नहीं है, जबकि अन्य इंजीनियरिंग या मेडिकल के डिप्लोमा कोर्सेस या अन्य डिग्री कोर्सेस में एज लिमिट है एंट्री के लिए। अभी देखने में आया है कि 83 ईयर्स 84 ईयर्स के भी स्टूडेंट इसमें एंट्री ले रहे हैं डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी में, तो इससे कई सारी अनियमितताएँ, संदेह उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एज लिमिट निर्धारित करने के लिए पीसीआई क्या उपाय कर रही है? रेगुलेशन जो 1991 है उसमें इसका प्रोविज़न नहीं था, और वास्तव में हमारे पास में सभी को मालूम है कि फार्मासिस्ट की काफ़ी कमी भी रही थी और एज लिमिट हम लोगों ने नहीं रखी थी। लेकिन इस तरह की जो सूचनाएं आपके माध्यम से मिली है हम लोग डिस्कस करेंगे और एज लिमिट भी रखेंगे। वैसे डिप्लोमा जैसे कोर्सेज़ के लिए ज्ञान की यदि वृद्धि के लिए यदि कोई वास्तव में कोई 50 साल में या 52 साल में 55 साल में ये डिग्री लेना, डिप्लोमा करना चाहता है, तो उसको हम लोग उसको जो एक राइट ऑफ उसका एजुकेशन उसको हम डिप्राइव नहीं करना चाहते थे, इस कारण ये प्रोविज़न है। लेकिन इसका मिसयूज़ हो रहा है तो उसको फिर सेंट्रल काउंसिल उस पर बैठेगी, सोचेगी, और जो रेगुलेशन अपना डिप्लोमा का दूसरा आने वाला है उसमें उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। मिनिमम वेजेस लिस्ट ऑफ लेबर लॉ में फार्मासिस्ट एज ए जॉब कहीं पे भी मेंशन नहीं है, जबकि अन्य नर्सिंग हो गया, कंपाउंडर हो गया, इनको वहाँ पे स्थान दिया गया है। एनएचएम जैसे संविदा पोस्ट की अगर बात की जाए तो वहाँ पे एक लेबर क्लास के समान पेमेंट फार्मासिस्टों को दिया जा रहा है। तो इसमें पीसीआई क्या उपाय कर रही है कि फार्मासिस्टों को भी एक हाई क्लास पे स्केल में रखा जाए? हमने आपको पहले ही बताया कि जो कंकरेंस लिस्ट का मामला है जिसमें एजुकेशन और हेल्थ है, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी रेगुलेशन होता है, तो हम लोग कल दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। और इस संदर्भ में डीसीजीआई ने भी इंडस्ट्रीज़ को भी पत्र लिखा है कि मिनिमम वेजेस इतने देना पड़ेंगे, और वो संदर्भ में स्टेट गवर्नमेंट भी अपने वेजेस डिसाइड करके उनको रखेंगे। फार्मेसी एक्ट में ये भी लिखा हुआ है कि फार्मासिस्ट सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही दवा दे सकता है। ये अस्पष्ट है, इसमें एलोपैथिक डिग्री डिप्लोमा होल्डर के ही प्रिस्क्रिप्शन पे फार्मासिस्ट को मेडिसिन देना है, यह उल्लेख नहीं है। अभी वर्तमान में फार्मासिस्ट होम्यो, आयुर्वेदिक और यहाँ छत्तीसगढ़ में यहाँ तक कि आरएमए जैसे त्रिवर्षीय चिकित्सा पाठ्यक्रम डिग्री होल्डर के प्रिस्क्रिप्शन पे भी एलोपैथिक दवाएं डिस्पेंस करने के लिए मजबूर हैं। तो
एक्ट में इम्प्लीमेंटेशन के लिए, अमेंडमेंट के लिए पीसीआई क्या प्रावधान करने वाला है? हम लोगों ने ये बोला है कि कॉम्पिटेंट जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके अंडर में आपको प्रिस्क्रिप्शन देना है। बाकी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स अलग अलग बदलते हैं वो नोटिफाई करते हैं और उनका पालन करना संदर्भित जो स्टेट होते, राज्य होते हैं, उनको करने का उसकी बाध्यता होती है। तो उसको परिभाषित समय समय पर करते हैं और उनके रेगुलेशंस आते हैं। लेकिन हम खुद उसका पर्पस जो हम लोगों ने एक्ट में से लिखा है कि अपना फार्मासिस्ट की सुरक्षा के लिए कि हम खुद प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं और केवल सीधा सा कारण अकेला है कि फार्मासिस्ट एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, हम उसमें सब कुछ सीखते हैं, लेकिन हम क्लिनिकल मटेरियल हमें नहीं मिलता है। क्लिनिकल मटेरियल में हम पेशेंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट डायग्नोसिस नहीं कर सकते। तो फार्मासिस्ट एक ड्रग के मामले में एक स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ होता है, लेकिन डायग्नोसिस का उसकी ट्रेनिंग नहीं होती है। तो हम केवल उनके एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ केयर टीम के इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं, एक मेंबर हैं, लेकिन डायग्नोसिस वाला पार्ट है वो हमने फॉर्म उसको प्रैक्टिशनर्स को दिया हुआ है, फिजिशियंस को दिया हुआ है। अब देखने में आ रहा है जैसे नर्स को भी 1 साल का कोर्स करवा के उनको प्रिस्क्रिप्शन राइट दिया जा रहा है, तो क्यों ना फार्मासिस्ट को ऐसा ही एक इंटीग्रेटेड कोर्स में या क्लिनिकल उनको ट्रेनिंग देकर प्रिस्क्रिप्शन का अधिकार दिया जाए? हमारा फार्मेसी एक्ट जो बिल्कुल क्लियर है कि हमें प्रिस्क्राइब करने का राइट नहीं है। यदि कोई दूसरे काउंसिल किसी नियम से या नियम का इंटरप्रिटेशन करके कुछ सही या गलत करता है तो उसके लिए हम लोग जवाब नहीं दे सकते। लेकिन फार्मेसी एक्ट में जो प्रोविजंस हैं कि हम ड्रग्स प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। लेकिन एक इसके अलावा एक बात और है, एक प्रस्ताव हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में अंडर कंसिडरेशन है, क्योंकि फार्मासिस्ट जब होते हैं वो डिस्पेंसरी में पोस्टेड होते हैं और उनके पास से पेशेंट्स आते हैं और कई बार उनके पास में इमरजेंसी होती है, लेकिन वो डॉक्टर को उनको इंतजार करना पड़ता है। तो हम लोगों ने एक प्रस्ताव बना के दिया है कि क्यों ना कुछ ऐसे ड्रग आइडेंटिफाई कर लें जो इमरजेंसी में डॉक्टर के पहुंचने के पहले फार्मासिस्ट ऑनली ड्रग की लिस्ट एक पास कर बना दें। तो जो हम जितना काम करेंगे उसमें हमारे फार्मेसिस्ट जहाँ सक्षम, हम लोग चाहते हैं कि जो सक्षम है एडहॉक अरेंजमेंट के लिए या एसओएस का इमरजेंसी के केस में, तो वो जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट से पास होता है तो ये राइट मिल जाएगा। लेकिन किसी भी केस में हम फार्मासिस्ट कॉम्पिटेंट फार्मासिस्ट हैं, हमें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता और हमारा पर्पस भी किसी को रिप्लेस करना नहीं है। हम फार्मासिस्ट हैं, हम अपना फार्मासिस्ट का जो अपना रोल है सक्षमता से निभाने में कायम, मतलब सक्षम भी है और अच्छे से करते भी हैं। हमें दूसरे का रोल नहीं प्ले करना। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल्स में फार्मासिस्ट का कोई कैडर अभी बना हुआ नहीं है। जैसे डॉक्टर्स के लिए अखिल भारतीय चिकित्सा परीक्षा होती है या अन्य नर्सिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए उनका एक कैडर बना हुआ है, फार्मेसी का कोई कैडर, निर्धारित कैडर नहीं बना हुआ है। तो पीसीआई इसके लिए क्या उपाय कर रही है? जो कैडर तो सब जगह निर्धारित होता है, आपका शायद मतलब ये है कि उसकी अलग से परीक्षा क्यों नहीं होती है? परीक्षा भी साथ में, और साथ में एक लोकल बॉडी जो है स्टेट गवर्नमेंट है उसमें एक कैडर बना हुआ होना चाहिए कि सीनियर फार्मासिस्ट, जूनियर फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट ग्रेड 1, ग्रेड 2, फार्मेसी उप संचालक का एक पोस्ट होना चाहिए राज्य स्तर पर। ये जो पूरा ड्रग डिपार्टमेंट की जो हायरार्की है, ये कि आपके यहाँ पे जो एनालिस्ट की पोस्ट यदि है तो उसकी एक निर्धारित क्वालिफिकेशन है एक्ट में जो है, जब तक नहीं मिलेगा तो उसको खाली रखना पड़ेगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में हर साल इतने फार्मासिस्ट निकल रहे हैं और पिछले 20 साल से निकल रहे हैं कि अब मैन पावर की कमी नहीं रहेगी, क्वालिफाइड, ट्रेंड और क्वालिटी मैन पावर की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो अपने आप जब लोग रहेंगे, जगहों में बैठेंगे, फार्मेसी का डेवलपमेंट होगा, प्रोफेशन बढ़ेगा। वर्तमान में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई है उसके लिए रोल ऑफ पीसीआई हम जानना चाहेंगे। हमारा जो पीसीआई का रोल जो है कि हम अपना सक्षम फार्मासिस्ट बनाएं और जो राष्ट्र की जो नीति बनती है उन नीतियों में अपनी सहभागिता हम निर्धारित कर सकें कि हम भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है हेल्थ केयर टीम के, और वो केवल तभी हो सकता है जब हम सक्षम फार्मासिस्ट इस देश को देते रहें। तो इस तरह से हम लोग अपना रोल करते हैं और जब जब भी नेशनल पॉलिसी बनती है, कोई भी नीति निर्धारण शुरू होता है, तो उसमें हम लोग अपना फार्मेसी काउंसिल एज ए काउंसिल अपने व्यूज़ को उसको इनकॉर्पोरेट कराने के लिए भेजती है। और कई जगह पे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या उसके अध्यक्ष या उसके सदस्य उसमें नामे सदस्य भी होते हैं। तो आप ये मान के चलें कि जो नीति बनती है उससे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का भी अहम योगदान रहता है।
फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार की क्वालिफिकेशन डिग्री डिप्लोमा तय की गई है पीसीआई के द्वारा, लेकिन राज्य में अभी भी फार्मासिस्ट रजिस्ट्रार के पद पे नहीं है, कोई अन्य डिग्री होल्डर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी स्टेट फार्मेसी काउंसिल को लेटर लिखा है कि आप ये सुनिश्चित करें कि रजिस्ट्रार के पद का जो क्वालिफिकेशन हो वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रार के पद के समकक्ष हो। ऐसे पत्र लिखे जा चुके हैं पिछले दिनों में। सर ये देखा गया कि एक्ट में लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रार का पद परमानेंट नहीं है, इनको नॉमिनेटेड या इलेक्टेड मेंबर्स अपनी आपसी सहमति से उनको चेंज भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। लेकिन देखने में आया है कि कुछ राज्यों में कई सालों से रजिस्ट्रार एक ही पद में बने हुए हैं, इससे संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ये अलग जगहों पर अलग व्यवस्था होगी, लेकिन एक्ट में ये जो प्रोविज़न है और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जब पूरी इलेक्ट होती है और कॉन्स्टिट्यूट होती है तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को ये अधिकार होता है कि वो अपना रजिस्ट्रार अपॉइंट कर सके। और कई राज्यों में क्योंकि रजिस्ट्रार स्टेट फार्मेसी काउंसिल भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं, तो यदि कोई राज्य का एक वरिष्ठ अधिकारी भी आके काम करता है तो वो भी अभी चलता रहा है। लेकिन ये पूरा का पूरा ये दायित्व है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का है कि वो रजिस्ट्रार को अपॉइंट करे, वो शासन की सहमति ले और अपॉइंट करें। भारत के विभिन्न राज्यों में अभी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल रन नहीं हो रहा है और कुछ राज्यों में ऐसा है कि जहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स काउंसिल चला रहे हैं, जैसे गुजरात हो गया, एमपी हो गया। तो पीसीआई इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा रही है? नहीं, पीसीआई एक नीति निर्धारक संस्था है, रेगुलेट करना एक संदर्भित स्टेट गवर्नमेंट का काम है। तो एक तो आपने बताया दो चीज़ें इसमें कि कहीं जगह फार्मेसी काउंसिल नहीं है, तो आप शायद आपका मतलब होगा झारखंड जैसे स्टेट से, या अभी जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग होने से है कि उन्होंने पुनः बोला कि हम अपना ट्रिब्यूनल बनाएंगे। लेकिन माननीय से जो उच्चतम न्यायालय ने भी निर्धारित कर दिया है कि कोई भी स्टेट यदि बाइफरकेट होता है तो वह ट्राइब्यूनल नहीं बनाया जाएगा, सीधा का सीधा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया गठन करना है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन करना उस स्टेट गवर्नमेंट का काम है, जिसके लिए समय समय पर फार्मेसी काउंसिल उनको पत्र लिखती रहती है। और एक या दो स्टेट को यदि छोड़ दिया जाए, सब जगह फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के इलेक्शंस हो गए हैं। कई जगह पे इलेक्शंस माननीय अदालत के उसके केस होने के कारण से नहीं हो पा रहे, अन्यथा जहाँ जहाँ पर व्यवस्था है पूरे स्टेट में इलेक्शंस हो रहे हैं और वहाँ पे इलेक्शन के बाद में कॉन्स्टिट्यूट होकर फार्मेसी काउंसिल अच्छा काम कर रहे हैं। पीसीआई की ऐसी कोई योजना है जिसमें स्टेट फार्मेसी एसोसिएशन से इंटरेक्शन किया जा सके, उनके मुद्दों को समझा जा सके? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो कोई भी जब नीति लाती है, कोई भी रेगुलेशन लाती है, तो उस रेगुलेशन को पहले वो एक पब्लिक डोमेन में और संस्थाओं में भेजती है और आपसे कमेंट मंगाती है। तो उस कमेंट के बेसिस, उस कमेंट को जो कमेंट समितियां बनती हैं उसको कंसिडरेशन में लेते हैं, उसके मेरिट्स को, गुण दोष को परखते हैं और उसके बाद में अपने रेगुलेशंस बनाते हैं। तो ये तो एक स्वतंत्र देश में एक प्रक्रिया है। कोई भी यहाँ पे चीज़ बनाने के पहले हम आपसे सबसे स्टेक होल्डर से उसका फीडबैक लेते हैं। और इसके अलावा भी आपको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में आप कोई भी आपकी सलाह है, कोई आपको सुझाव है या कोई आपकी अनियमितता के बारे में आपकी शिकायत है, आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को सीधा लिख सकते हैं और वो आपका उसमें अपना सक्षम जो समिति होती है उसको स्क्रूटनी करके उस पर निर्णय लेते हैं। मैकेनिज्म ऑलरेडी है, लेकिन वो एक काउंसिल एज ए काउंसिल आपने खुद आप फार्मेसी के छात्र रहे हैं तो उसमें लिखा है द सेंट्रल काउंसिल इज ए फार्मेसी काउंसिल। तो सेंट्रल काउंसिल जिसमें जगह जगह से नॉमिनेट मेंबर्स होते हैं, वो जब साथ बैठते हैं तो सेंट्रल काउंसिल बनती है और वो सेंट्रल काउंसिल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है। वो जो दिशा निर्देश करती है वो काउंसिल का ऑफिस उसमें कार्य करता है। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो सेंट्रल काउंसिल साल में एक बार, दो बार या ज़्यादा 3 बार होती है, लेकिन वो 100 सदस्य काउंसिल जाके हर स्टेट में जाके उनसे इस मैकेनिज्म को अडॉप्ट नहीं कर सकती है, लेकिन आप जो भी चीज़ भेजते हैं वो सेंट्रल काउंसिल के सामने रखी जाती है। अभी हाल ही में देखने में आ रहा है कि बहुत सारे एसोसिएशन जो हैं वो अपनी मुद्दों को पहुंचा रहे हैं फार्मेसी काउंसिल तक। तो फार्मेसी काउंसिल क्या स्वयं उनसे इंटरेक्शन करने के लिए ऐसा कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रही है ताकि उनके मुद्दों को समझा जा सके और जो अनियमितताएँ हैं फार्मेसी प्रोफेशन की उनको दूर किया जा सके, एक बैठ के एक जगह पे? नहीं, ये जो इश्यूज होते हैं ना इस पूरे मैकेनिज्म में, हमारे पास में 30 यदि प्रदेश हैं तो ये तो संभव नहीं होता है। लेकिन जो भी
एक हेल्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इश्यू होते हैं, और जब भी वो काउंसिल में जाते हैं उस पर तुरंत उस पर प्रभाव से असर से वो अपन काम करते हैं। मैंने आपको बताया कि सेंट्रल काउंसिल फार्मेसी काउंसिल है, रजिस्ट्रार फार्मेसी काउंसिल नहीं है, वहाँ का स्टाफ फार्मेसी काउंसिल नहीं है। तो जब आपकी कोई भी चीज़ आती है तो सेंट्रल काउंसिल में जो बड़ी बॉडी है 100 मेंबर्स है, वो बैठ कर से बात करते हैं, उस पर निकलता है। लेकिन आपको लगता है कि कोई भी बॉडी या अपना कोई इशू लेके जाता है, वो चाहता है कि हमें प्रेसिडेंट से मुलाकात करना है या हमें अपना ज्ञापन देना है या हमें उनको अपनी चीज़ एक्सप्लेन करना है, तो वहाँ के सारे पदाधिकारी उनको स्वागत करते हैं, उनकी बात सुनते हैं। सर मेरा फाइनल क्वेश्चन है आपसे, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जो चुनाव होते हैं, ये बैलेट पेपर घर पे वोटर्स के आते हैं, इसमें बहुत सारी अनियमितताएं होती है, कई आरोप लगते रहे हैं। तो पीसीआई फेयर इलेक्शन के लिए ऐसा कुछ उपाय कर रही है क्या, जैसे बायोमेट्रिक वोटिंग या एक फिज़िकल वोटिंग करना? हमारे ख्याल से जो ये अभी छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में भी चुनाव डिक्लेयर भी हो गए हैं, और वहाँ पे जितना मेरे ज्ञान में है कि चुनाव अधिकारी भी वहाँ पे नियत हो गए हैं, तो उसकी जो वोटर की संख्या और वहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए ये काम उनका होता है चुनाव अधिकारी का कि वो निर्णय लें और निष्पक्ष चुनाव करवाएं। उस निष्पक्ष चुनाव करने में जो आवश्यक होता है, तो चुनाव अधिकारी बिल्कुल एक जज की तरह, एक न्यायाधीश की जैसे निर्णय लेके करवाते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हो। जैसे पिछले छत्तीसगढ़ चुनाव में देखा गया है कि कुछ अनियमितताएं हुई थी, जिसके कारण जो चुनाव प्रक्रिया पूरी शून्य घोषित कर दी गई थी हाईकोर्ट के द्वारा, और अभी भी शून्य घोषित है, अभी आने वाले समय में चुनाव होने वाला है। तो भविष्य में ऐसी चीज़ें, घटनाएं ना हो, इसके लिए पीसीआई कोई बेहतर निर्णय या बेहतर प्रक्रिया के लिए क्यों प्रस्ताव नहीं देती है? ये सारी चीज़ें, दो चीज़ें आपको बताएं हैं कि एक तो हमारा जो ऑटोमेशन होने के बाद में, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हम इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए सक्षम हो जा पाएंगे, और कोई भी चीज़ यदि हमें जो फार्मेसी एक्ट में प्रोविज़न नहीं है उसको करने के लिए कुछ जो अभी हार्डशिप हो रही है, तो उसके लिए कुछ अमेंडमेंट फार्मेसी एक्ट में प्रस्तावित हैं। वो जैसे अमेंडमेंट प्रस्तावित होंगे, अप्रूव हो जाएंगे, तो उसके बाद में ये सब चीज़ें हो जाएंगी। पीसीआई ने अमेंडमेंट के लिए प्रस्ताव दिया? हाँ, तो समय पर भेजते रहते हैं जब भी कोई चीज़ ऐसी आती है कि जो, क्योंकि चेंज इज़ द ओनली परमानेंट थिंग इन सोसाइटी। और यदि अपन फार्मा प्रोफेशन की बात करें तो पिछले 70 सालों में जितनी तेज़ी से बदला है कि हम कोई भी एक सिंगल एक्ट लेके, कोई एक इंस्ट्रूमेंट लेके इसको रेगुलेट नहीं कर सकते। अभी आने वाले समय में हमें जो चैलेंजेस हैं कि हमें बायोलॉजिकल्स को हैंडल करना है, ई फार्मेसी आने वाले हैं, जेनरिक ऑनली जो चीज़ें हैं, तो इन सब को देखते हुए उसको रेगुलेट करने के लिए जो अमेंडमेंट आवश्यक होंगे उनको समय समय हम लोग भेजते रहते हैं, और एक अनवरत ये प्रक्रिया है और ये चलती रहती है। जैसे वो अमेंडमेंट होते हैं तो कानून बनने के बाद में सीधा रेगुलेट करना शुरू हो जाता है उस पर। सर, आप भारत भर के फार्मासिस्टों को अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज देने के पहले, सबसे पहले तो मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि इस 70 सालों में जहाँ हम अंगुलियों पर गिनने लायक फार्मासिस्ट थे, आज हम 1 मिलियन फार्मासिस्ट हैं, और सभी फार्मासिस्ट हेल्थ केयर टीम के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, और उनकी जो प्रेजेंस है अब लोगों को महसूस हो रही है कि हम जो हेल्थ सुधारने में अपना योगदान दे रहे हैं वो अहम भूमिका हम निभा रहे हैं। और जैसे जो भविष्य में जो अभी चेंज होने वाले हैं, उन सब प्रॉब्लम्स को हम हैंडल कर सकें, चैलेंजेस को हैंडल कर सकें, तो हमें ये सब चीज़ों को, सब फार्मेसिस्ट को ध्यान रखना होगा कि अपने प्रोफेशनल इसको अप टू डेट रखें। ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुधारना चाहते हैं और साथ ही अपनी इज्जत भी हम बरकरार रखना चाहते हैं। तो ये दो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत आवश्यक चीज़ ये है कि हम नंबर में जब बहुत ज़्यादा हैं, हमारी आवाज़ सुनी जाती है, लेकिन साथ ही अनुशासन की बहुत आवश्यकता है कि हम पूरे अनुशासन से, ईमानदारी से राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुधारने में प्रयास करें। और हम आपको बताने में हमारा हर्ष महसूस होता है कि हमारे जो फार्मेसी प्रोफेशन में फार्मेसी काउंसिल इंडिया के आप चेयरमैन हैं प्रोफेसर बी सुरेश हैं, उनका भी ये मानना है कि हमारे जो फार्मासिस्ट का जो कॉम्पिटेंस लेवल है, उनकी सक्षमता है, विश्व में किसी भी फार्मासिस्ट से कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का जो एनवायरनमेंट बना जा रहा है, हम सभी फार्मासिस्ट अपील करते हैं कि वो भी मुख्य धारा से जुड़े रहें, अपने प्रोफेशनल स्किल्स को अप टू डेट रखें और ये प्रण करें कि हम इस राष्ट्र की स्वास्थ्य की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं
और राष्ट्रीय स्वास्थ्य है उसको हम उच्चतम स्तर पर ले जाएंगे। आपका भविष्य उज्जवल है, इसी कामना के साथ हम पुनः आपको धन्यवाद देते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें प्रदान किया। आप सभी का धन्यवाद, आपने हमें सुना, महसूस किया। और आज के कार्यक्रम में हम फार्मेसी की संभावनाओं, भविष्य की संभावनाओं के बारे में डॉक्टर साहब से परिचर्चा किए। आप हमें अपना कमेंट, अपना फीडबैक द फार्मासिस्ट वेब पोर्टल में भेज सकते हैं। धन्यवाद।